Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis for 12th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अब हमारे रशिया ने तो पुतिन साहब बोल रहे हैं कि पहली हमारी कोविड की वैक्सीन हमने तैयार कर ली है। तो वेरी गुड, अच्छा है अगर इनकी बन गई तो। क्या नाम है हमें याद रखना पड़ेगा, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 प्लीज़ रिमेंबर, अगर ये सक्सेसफुल हो गई है क्योंकि उन्होंने लॉन्च कर ही दिया है, तो कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन का नाम ये है स्पुतनिक 5। ये स्पुतनिक और किसका नाम है, तो रशिया की फर्स्ट, वर्ल्ड की और रशिया की फर्स्ट सैटेलाइट का नाम भी स्पुतनिक था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट का नाम जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी उसका नाम भी स्पुतनिक था, उसी के नाम पे वैक्सीन का नाम भी रखा गया। तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अभी थोड़ी प्लाज्मा बैंक से रिलेटेड न्यूज़ थी तो मैंने सोचा आपको प्लाज्मा बता दिया जाए। इसमें ये कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी यूज़ हो रही है। तो क्या है ये, तो इस पहली बात तो किस कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर। ये मतलब कुछ येलो टाइप का होता है, आपको देखो फोटो में भी दिख रहा होगा, येलोइश होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ कलर। फिर जितना टोटल ब्लड है उसका 55% जो है वो प्लाज्मा है। टोटल जैसे 100% ब्लड है उसका 55 जो है वो है प्लाज्मा, और जो रिमेनिंग 45 है वो हमारा आरबीसी होता है। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स। 45 आरबीसी होता है, 55 होता है हमारा प्लाज्मा। इसी के अंदर प्लेटलेट आती हैं, इसी के अंदर हमारे डब्ल्यूबीसी आते हैं, मतलब वाटर ब्लड सेल। फिर इस 55 के 90%, 55 का 90% जो है प्लाज्मा वो है वाटर। ठीक है, 55 का 90% जो हो गया वाटर हो गया, और 6 से 8% 55 का ही वो होता है प्रोटीन। तो आप ये ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन। बस इतना शॉर्ट याद रख लीजिए, 55 और 45। डिटेल में शायद ना पूछे पर लेकिन 55-45 ध्यान रखना ही पड़ेगा। 45 आरबीसी होता है, 55% प्लाज्मा होता है। फिर ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये मैच द कॉलम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो फिब्रिनोजेन क्या होता है, ये होता है क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। बस ये शॉर्ट याद रखिए, सीसी, क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन, फिब्रिनोजेन। फिर डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है ब्लड का, तो उसे बोलते हैं ग्लोबिन। ऑस्मोटिक बैलेंस बॉडी का कौन बनाता है, तो एल्ब्यूमिन। ग्लोबिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में डीएम, ऑस्मोटिक बैलेंस तो ओ। बस ऐसे सीसी डीएम ओ, बस ये हो गया यार, खत्म कहानी आगे। अब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग होता है खून जमना। प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, मतलब अगर ये नहीं जमता, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। ये आपने लगाया होगा सीरम, बहुत लोग बालों में भी लगाते हैं, बाल उगाने के लिए, वो अलग होता है सीरम, ये अलग है। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसको हम बोलते हैं सीरम। ये 3 जरूर याद रखिएगा, जैसे मैंने शॉर्ट में ध्यान लिखा है वैसे शॉर्ट याद कर लीजिए। आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। सो प्लीज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक एडिटोरियल आया था, इसके अंदर एक छोटी सी बात लिखी थी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है जो इंडिया का, वो किस बेसिस पे है, तो क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है उसमें क्या दिखाया जाता है कि सब रिलीजन्स की हम रेस्पेक्ट करें। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज क्या है जहाँ पे कोई रिलीजन माना ही नहीं जाता है। जहाँ जैसे एक रशिया है, फ्रांस है, तो वहाँ मतलब कोई रिलीजन नहीं माना जाता। वहाँ जैसे अगर आप मान के चलिए आपको सरदार हैं तो आपको अपने बाल नहीं रख सकते आप। अब मान के चलिए आप पंडित हैं तो आप टीका नहीं लगा सकते वहाँ पे। तो हमारे यहाँ का जो सेकुलरिज्म वो कैसा है, क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। अनलाइक द सेकुलरिज्म ऑफ प्रीडोमिनेटली रिलीजियस सोसाइटी, इट रेस्पेक्ट नॉट वन प्लस ऑल रिलीजन्स। हमारे यहाँ का कैसा है, एक को नहीं सबको रिस्पेक्ट देता है। तो आप देखिए कितने अच्छे हम भारत देश में रह रहे हैं कि इतनी रिस्पेक्ट हम एक दूसरे को रिलीजन में देते हैं। तो बहुत अच्छा है, हमें प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है प्रेएम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो सेकुलरिज्म वाला वर्ड है ये हमारे प्रेएम्बल में पहले से नहीं था। यार गला खराब हो गया मेरा आज सॉरी अगर आवाज़ सही ना आए तो तो प्रेएम्बल के में ये सेकुलरिज्म वर्ड ऐड नहीं था, इसे ऐड किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले 3 वर्ड ऐड किए गए इससे, एक तो सोशलिस्ट, एक सेकुलर, एक इंटीग्रिटी। प्लीज रिमेंबर ये तीनों वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये स्टार्टिंग के ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए हैं बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं लिख भी देता हूँ, अगर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड ऐड हुए। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, डिड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में बोला गया है, 3 केस हैं। बेरूबारी नहीं, शायद नहीं है, बेरूबारी नहीं है इसमें, इसमें हमारा हाँ केशवानंद भारती वाला है। केशवानंद भारती वाला केस है एक, तो जिसमें बोला गया था कि ये प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक हमारा केस है एलआईसी ऑफ इंडिया,
इसमें भी यही बोला गया था, मतलब पहले बेरूबारी यूनियन का केस हुआ है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं एलआईसी वाला केस हुआ है। दोनों में एक ही चीज बोली गई है कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी एक केस हो चुका था बेरूबारी यूनियन, वो भी इससे रिलेटेड है। तो आप लिख सकते हैं अगर आ जाता है बेरूबारी यूनियन किससे रिलेटेड, तो प्रेम्बल से ही रिलेटेड है तीनों केस, मैंने यहाँ एक जगह लिख दिए हैं। फिर एक और प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए सबसे पहले, याद वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजॉल्व सोशलिस्ट सोवरेन डेमोक्रेट SSD ट्रिपल SDR करके होता है, फिर J जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिए। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ऐसे याद होता है। तो इस शॉर्ट फॉर्म में पूरा प्रियम्बल याद हो जाता है। तो प्लीज रिमेंबर इट, इन टर्म्स का मतलब भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आप एक एक टर्म का एक एक लाइन में मतलब जरूर याद रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक एडिटोरियल था, इसमें अभी क्या है, अभी एक नई रिपोर्ट आई है, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ पूरा एडिटोरियल। जो किसने निकाली है अभी, द लैंसेट और सिएटल बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन, IHME शॉर्ट याद कर लीजिए और लैंसेट याद कर दीजिए। तो लैंसेट ने प्लस IHME, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली। उसमें क्या बोला गया, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो पीक पे जाएगी, मतलब सबसे हाईएस्ट होगी इन 21वीं सेंचुरी। उसके बाद 21 सेंचुरी के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम होने वाली है, मतलब अभी मान के चलिए अभी हमारी 1.39 बिलियन कुछ है, तो उससे गिर के बस 724 ही रह जाएगी, इतना। अब कह रहे हैं इतना हो सकता है, अब पता नहीं रिपोर्ट सही है कि नहीं है। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बोला गया जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है रेफर टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न और लाइकली टू बी बोर्न बाय अ वुमन इन अ लाइफ टाइम। कितने बच्चे एक माँ पैदा कर रही है, उससे क्या होगा, जैसे मान के चलिए किसी माँ ने बच्चे पैदा किए इतने इतने, मतलब इनकी क्वांटिटी हो सकती है 2 से 4 जितने भी कर रहे हैं, तो वो रिप्लेस कर सके हमारी पॉपुलेशन को। अभी हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया में चल रही है वो 2.1 है, मतलब 2.1 एक माँ मतलब 2 बच्चे पैदा करती है, तो हमारी पॉपुलेशन को टोटली रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन कम नहीं होगी इससे, मतलब जितने लोग मरेंगे उतने ही पैदा हो रहे हैं आप मान के चलिए, तो इससे हमारी पॉपुलेशन जो वो स्टेबल रह सकती है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास होता है, तो 2 अगर है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटली रिप्लेस कर देगी आपके मरने वाले लोगों के लिए। तो TFR ऑफ इंडिया में याद रखना 2.1 है इंडिया के लिए पर वुमेन, इसको रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट में आपको बता दिए कितने बच्चे एक माँ पैदा करती है, ताकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो टोटली रिप्लेस्ड हो सके, मतलब जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो पा रहे हैं, तो हमारे देश की पॉपुलेशन स्थिर बनी रहे। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, या टोटल रिप्लेसमेंट रेट भी इसे बोलते हैं, वो 1.29 हो जाएगी। अब बताइए सही है कि नहीं, पता नहीं। हमें याद रखना टोटल फर्टिलिटी रेट अभी प्रेजेंट इंडिया की कितनी चल रही है, 2.1 चल रही है। ये होती क्या ये बता दिया मैंने, रिपोर्ट कौन सी है ये बता दी, बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, होगा नहीं होगा ये हमारे काम की चीज नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अब ये लैंग्वेज या क्राइटेरिया फॉर CISF एयरपोर्ट सिक्योरिटी ड्यूटी। तो CISF के जितने एयरपोर्ट पे जो लोग रहेंगे वो वही लोग रहेंगे जिनको वर्किंग नॉलेज हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज की। जैसे अभी तमिल में है और मैं हिंदी बोलता हूँ, तो अब मैं तमिल के एयरपोर्ट में मेरे को जॉब नहीं मिलेगी अगर मैं CISF में हूँ या आप लोग CISF में। वहाँ की जिनको वर्किंग नॉलेज होगी लोकल लैंग्वेज की उनको वहीं जॉब दी जाएगी, ये अभी नया आ गया। तो ये आपकी हो सकता है बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होगी CISF में असिस्टेंट कमांडेंट बनना। जिनकी भी ड्रीम जॉब है उनको 2 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरीवन रिक्वायर्ड दिस, सबको CISF ही चाहिए होती है। पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस क्यों ऐसा लोग सोचते हैं कि AC में जाना है। तो जिनको भी CISF में AC बनना है वो डबल मेहनत कर लें, वरना ये आपका ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि सब बच्चों का टारगेट CISF होता है। हम जान लेते हैं CISF फॉर्म कैसे हुई है। तो CISF जो फॉर्म हुई है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से फॉर्म हुई थी 1969, लेकिन 1969 में तो केवल CISF बनी थी। इसको CAPF में कब शामिल किया गया, तो CAPF में इसको शामिल किया गया था 1983 में, तो दोनों अलग हैं। CISF बनी कब, तो 1969 में, लेकिन इसको सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में कब शामिल किया गया, तो 1983 में शामिल किया गया है। इसका मोटो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हेड मिनिस्ट्री कौन सी है, MHA, और इसके पर्सन कौन है, डायरेक्टर जनरल। प्लीज रिमेंबर द नेम, OP सिंह। जितने भी हमारी 5-6 जो हमारी CAPFs हैं उन सबका पूरा आपको पता होना चाहिए एक एक चीज़, उसमें कौन DG है, कौन सी गवर्निंग बॉडी है, कम फॉर्म हुई, क्या काम है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हमारी एक ऑलरेडी वीडियो इस पर डली हुई है, तो आप स्टडी फंडा में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो बस इसमें यही जानना और कुछ हमारे जानने का इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज,
हाँ, ये फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट गेट इतना एक्स्ट्रा कंपनसेशन, ये सब हमें नहीं जानना है, हमें जानना है इसरो के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले स्टार्टिंग में इसरो नहीं थी, सबसे पहले बनी थी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार। ये बनी थी, किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू साहब ने बनाई थी 1962 में। पहले आती थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, पहले इसरो नहीं थी, इनकोस्पार थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आती थी। फिर विक्रम साराभाई ने बहुत मेहनत करी, तो इसकी वजह से इनको स्पार जो है वो इसरो बन गई 1969 में। इनको स्पार को ही इसरो बनाया गया था 1969 में। जो पहला लॉन्च करा था इनको स्पार ने वो थुम्बा, थुम्बा एक जगह तिरुवनंतपुरम, यहाँ से रॉकेट लॉन्च करा था। ये इंडिया का सदर्न टिप भी है। फिर जब पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता था, जब हमारी इसरो बन गई तो फिर उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया 1972 में। फिर इसको हेड कौन करता है? तो स्पेस डिपार्टमेंट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। स्पेस डिपार्टमेंट को हेड डायरेक्टली रिपोर्ट कौन करता है? तो डायरेक्ट रिपोर्ट होती है पीएम के लिए। फिर ये जो पांचों हैं, आप प्लीज, ये आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये यूपीएससी सिविल सर्विस में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर देते हैं, चारों जगह का नाम देते हैं, चारों पांचों जगह का, और उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। सतीश धवन कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। ये याद कर लीजिए, आपके 2 नंबर आ जाएंगे यार, 2 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। आपको अभी तो लगेगा 2 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनती है ना, तो लोग 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, बहुत दुख होता है। तो ये शॉर्ट जो क्वेश्चन है, ये सब लोग मतलब यही आपको एज प्रोवाइड करेंगे। मतलब बहुत लोग इसमें गलती करेंगे और आपको याद है टू द पॉइंट, तो आप इसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा फैच कर लेंगे। तो जो मैं बस यहाँ जितने पॉइंट लिखे आप उनको अपनी कॉपी में शॉर्ट लिख लीजिए और रिवाइज करिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इधर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी आईएएफ इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने 106 इनको नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिले हैं। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इसको हेड कौन करता है? तो इसको हेड करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है? तो प्लीज रिमेंबर, उसे डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनाएगा? इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, HTT-40 करके है। इसे बनाएगा कौन? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी PSU किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। इसमें और कुछ नहीं जानना है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जाना है, कौन सा एयरक्राफ्ट है उसका थोड़ा सा नाम याद रखिए, कौन बना रहा है, किस मिनिस्ट्री में आता है, बस, और कुछ नहीं जानना है इसमें। तो नेक्स्ट न्यूज इज, यार ये इनकी डेथ हो गई, रेस्ट इन पीस इनको। मतलब आई इंस्पायर्ड, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ मैं इनसे, और हमारे कॉलेज में भी आए थे, तो आप सब इनको जानते होंगे, मेरे को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है इनका। तो ये राहत इंदौरी साहब, ये गुजर गए हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ इनके लिए, तो मतलब मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। एक बहुत अच्छी शायरी भी लिखती थी यार, बोल नहीं पा रहा मैं इनके लिए। एक तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो इसकी ऐसे शायरी है कि मैं पढ़ देता हूँ, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये ऐसे है। तो रेस्ट इन पीस को इनको यार। एक आपने फेमस टिकटॉक पे सुना होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यार चलिए कोई बात नहीं, हमें फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये याद रखना है कि ये राहत इंदौरी कौन थे? तो ये एक पोइट थे, बहुत मशहूर पोइट है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये मैंने कल आपसे सवाल पूछा था लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। तो देखिए, मैंने फिर हमारे स्टडी के फंडा की एक पिक्टोरियल इन्फोग्राफी वाली इमेज है, इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसमें 11 डिग्री भी है, 9 डिग्री भी है, 8 डिग्री भी है। कल मैंने आपको 10 डिग्री बता दिया था, जो ऊपर अंडमान और निकोबार वाला रीजन था, उसमें जो उनको ज्वाइन कर रहा था, उसके बीच में 10 डिग्री था। 11 डिग्री किस किस के बीच में? तो ये पूरा लक्षद्वीप है, इतना आप मान के चलिए, पूरा लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के वेरियस आइलैंड्स है, तो अमनदीवी आइलैंड और करावाती आइलैंड के बीच में 11 डिग्री है। फिर करावाती आइलैंड और मिनीकॉय के बीच में 9 डिग्री है। पूरा लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। फिर लक्षद्वीप या मालदीव्स के बीच जो हमारी है वो है 8 डिग्री। तो मैंने कल आपसे 9 और 8 पूछा था, तो 9 जो है वो करावाती आइलैंड और मिनीकॉय के बीच में है, और जो 8 डिग्री है वो लक्षद्वीप या मालदीव्स बोल सकते हैं, या आइलैंड पर्टिकुलर पूछ ले तो मिनीकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच में। यहाँ लिखा भी, आप याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी 2 नंबर आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। आप ऐसा सब मत बनाइए, मैं एक कॉमन डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप बस ये बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है, ये लक्षद्वीप, ये जाया करावाती आइलैंड बोल सकते हैं, और मिनीकॉय के बीच में 9 डिग्री है।
मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है। फिर ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये अंडमान निकोबार वाला साइड है, इसको पूरे को मिला के हम बोलते हैं ग्रेट अंडमान। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इधर हमारे 2 आइलैंड है, मैंने आपको कल बताया था, नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड। नारकोंडम जो है अब उसमें वॉल्केनो नहीं आता, बैरन में अब भी आ जाते हैं। बीच में डंकन पास है, डंकन के पास किस किस के बीच में, एक तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। फिर अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन सा करता है, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। एक ही डायग्राम में आप छोटा सा डायग्राम बनाइए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये आप बना सकते हैं, आपको अगर 2 नंबर चाहिए तो। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ऊपर। तो आज यार ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, इतनी ही न्यूज़ थी, मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी लेकिन न्यूज़ में आज कुछ था नहीं, तो जितना था मैंने ढूंढ ढूंढ के आपको बताया। आज का क्वेश्चन है नाकूला पास, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इंडिया चाइना का जो अभी चल रहा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। तो ऐसे भी हमारे डिफेंस का पेपर है, आपको पता है CAPF का, तो उसमें आने के चांसेस बहुत है, पासेस पूछे जाते हैं। आपने नाथुला सुना होगा, लेकिन नाकूला है वो, नाथुला नहीं है। कोई समझे मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, नहीं, सही लिखा है, नाकूला ही पूछा है मैंने। नाथुला अलग है, नाथुला, जलेपला, सिपकीला, ये सब अलग है। यहाँ नाकूला पूछा है, तो आप बताएंगे नाकूला पास किस किस के बीच में। वेरी इजी, नहीं पता गूगल करके बताइए, नहीं तो मैं आपको कल आपको बताऊंगा आंसर। और फिर यार मेरे को रोज बोलना पड़ता है, आधे लोग आंसर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग नहीं आंसर देते हैं, क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रही। लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए सर अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। सो कोई बात नहीं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।